हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्वागत, बंधन, अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती गणित। जी हाँ दोस्तों, मैथ को सब टफ मान रहे हैं और दोस्तों लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों की 4 यूनिट है। 4 यूनिट है, मैं 4 वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। यदि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों जो आपकी फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति, उसमें से यदि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो 100% आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर दोगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों ये भी मैं कह दे रहा हूं कि ना तो इसका कोई सब्सक्रिप्शन है, ना कोई पैसा है, एक पैसा नहीं लगेगा। और दोस्तों ये पूरा वीडियो निःशुल्क है। और दोस्तों यदि आप इसको देख लेते हो और यदि वीडियो अच्छा लगे लास्ट में, तो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहां से 2 से 3 नंबर आप लोगों के पक्के करवाने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं सिलेबस भी रख के चल रहा हूं कि सारे सिलेबस यहां से हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए संख्या पद्धति, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है संख्या पद्धति। अब देखिए संख्या पद्धति में हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से और पूरा खत्म यहां से लास्ट में जो हमारा है जो लास्ट में हमारा मूलों की प्रकृति, यहां पर हम खत्म करने वाले हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहें। तो संख्या पद्धति से हम शुरुआत करते हैं। तो संख्या पद्धति, अब देखिए नंबर सिस्टम में देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले है हमारी संख्या। देखिए संख्याओं से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है ना। संख्याओं के प्रकार देख लेंगे, है ना, यहाँ पर विवरण भी देखते जाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए दोस्तों एक चीज याद रख लेना, प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेड, इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज याद रख लेना, यहां पर 9 के बाद 10 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 10? क्योंकि 10 के साथ जुड़ा है 0 और 0 जुड़ेगा। देखिए 0 जुड़ने के लिए 0 का आविष्कार होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं, है ना, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 डेड और अनंत तक जाती है ना। लेकिन एक चीज याद रख लेना, अब उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। वही बात करें, एक क्वेश्चन और बन जाता, क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाएं क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 रहेगी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यदि देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात कहें तो जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, है ना, जिसको बोलते हैं अनंत, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है दोस्तों, इससे कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे आप लोगों को, ज्यादा वो कैलकुलेशन आप लोगों से नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाती है। अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या में क्या दोस्तों, यदि इसके आगे 0 आ गया तो ये संख्या कौन सी बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहां शुरू हो जाती है? 0 से हो जाती है, फिर उसके बाद 4 5 6 डेड और ये कहां तक चलेंगी? अनंत तक चलेंगी। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए यहां से क्वेश्चन आ जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, याद रख लेना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखिए, है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या का योग होगा। देखिए सबसे छोटी उसकी बात कर रहा है वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इनका योग की बात कर रहा है। तो 1 + 1 बराबर कितना? 1। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, इसमें भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपका लॉजिक लगना है, दिमाग लगना है ना, कि कौन लगा पाता कौन नहीं लगा पाता। तो ध्यान रख लेना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से, वो भी आप लोग ध्यान रखें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एवं 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के योग का गुणा करने पर, देखिए सबसे छोटी कौन सी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या इंटू 1 से लेकर 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक, अब 5 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, है ना, का योग का गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। अब इनका यदि हम योग करते हैं तो योग कुछ भी आ जाए इनका, जैसे 9 और 10 2 12, 12 और 3 15 हो रहा, 15 का गुणा करेंगे 0 में, तो किसी भी संख्या की जब 0 से गुणा होता है तो क्या आता है दोस्तों? 0 ही आता है।
तो एक चीज याद रख लेना, यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोल दे और उसके साथ फिर किसी से भी गुणा करने की बोल दे तो उसका आंसर 0 ही आना है। अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है ना, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा, है ना। ऐसे ही भाग में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे उस टाइम ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके बारे में यदि मैं बताने बैठ जाऊं तो लगभग 1 से 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा और आपके इस पे क्वेश्चन घूमते रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना, अभी हमारे पास टाइम उतना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, आप लोगों को प्राकृतिक और पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक, पूर्ण अंक का मतलब होता है पूर्ण अंक की बात कर रहा है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब पूरे पूरे अंक। देखिए इसमें दशमलव की बात नहीं हो रही है। पूर्ण अंक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक। अब पूरे पूरे अंक जो है वो सब पूर्णांक होते हैं, चाहे वो माइनस में हो, देखिए चाहे वो कैसे हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, है ना, चाहे वो ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, है ना, जो भी है सब जो पूरे पूरे अंक है वो क्या होते हैं, पूर्णांक। जैसे हम बात करें -2 करें तो ये भी पूर्णांक है, -3 की बात करें तो ये भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है ना, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी और 3 भी। हम 0 की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, वैसे 0 इसके साथ आ रहा है ना, तो 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना दोस्तों। 1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है और यहाँ भी डेड 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 डैश, यहाँ भी और यहाँ भी डेड डेड डैश। चाहे वो कितनी छोटी माइनस वाली संख्या हो और या कितनी बड़ी प्लस वाली संख्या, वो सारे पूर्णांक है। ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि प्रथम 4 पूर्णांकों एवं सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, एक कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इससे रिलेटिव करके कितने ही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा, पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये क्या होता है कि जब टाइप करते हैं तो उस टाइम ये दिक्कत आ जाती है, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। यदि मान लीजिए कोई संख्या बटे के रूप में है, जैसे 1/2, 3/2 या 4/5 कुछ भी है, तो वो कौन सी संख्या होती है, वो संख्या होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। यदि हम गणित की भाषा में बात करें तो P/Q बराबर, है ना, P/Q, जहां देखिए P/Q किसकी बात कर रहे हैं हम, P/Q की बात करेंगे। और P/Q में, सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर बात करेंगे P/Q, है ना, जहां पर Q बराबर, देखिए जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये नहीं का निशान होता है, आप लोग ध्यान रखें। जब Q का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा मतलब वो परिमेय संख्या है। ये आप लोगों से डेफिनेशन पूछ लेगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, ये आप लोगों से ही पूछ सकता है। वो दे देगा P/Q बराबर, P/Q यहाँ कॉमा लगा के Q बराबर 0 है, P/Q कॉमा लगा के Q बराबर नहीं है 0, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, जहां P/Q होना चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या रहती है वो रहती है P। जैसे हम बात करें इस संख्या में बात करें, है ना, तो 1 हमारा हो गया P और Q का मान कितना हो गया 2। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 आ जाता है, तो यहाँ पर जब हम इसका भाग देंगे तो ये अनंत आएगा, है ना। तो वो परिभाषित नहीं है दोस्तों, ये परिभाषित नहीं, इसलिए बोला जाता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे क्या नहीं आना चाहिए, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। नीचे क्या नहीं आना चाहिए, बटे में नीचे बटे में क्या नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यदि मान लो ऐसा लिख दिया 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। कुछ भी लिख दें, 5/0, 6/0, कुछ भी लिख दें, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब आपसे कोई बात करे कि 1/1 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है ना। कोई आपसे बात करे कि 2, ऐसे बात कर दे कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप लोगों को आंसर देना है कि 2/1 कर सकते हैं। P का मान 2 हो गया और Q का मान 1 हो गया, मतलब सिंपल 2 भी एक परिमेय संख्या है। जो भी संख्या है वो सारी परिमेय संख्या है ना।
ये चीज आप लोग ध्यान रख लें, जिसके बटे में एक होता है वो जिसके बटे में कुछ ना कुछ होता है वो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों, वो परिमेय संख्या होती है। और जितनी भी संख्या है वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। ये भी मान लो परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, तो ये चीज आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ इसका मान क्या होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, है ना, और उसके बाद उसके बराबर उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लें। अब उसके बाद आता है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या जो संख्याएं रूट में रहती हैं, मतलब करनी में रहती हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 2, 5 हो, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, है ना, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यदि हम बात करें, देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि पाई, देखिए पाई का मान हो क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों जो पाई है वह कैसी संख्या है, अपरिमेय। सिर्फ पाई अकेली दे दें आप लोगों को, ये निशान बना के दे दें पाई का निशान इस तरीके से, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7, है ना, 22/7। ये हम किसमें, क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, तो उस टाइम पढ़ेंगे तो इसका मान भी पढ़ेंगे। तो 22 यदि क्वेश्चन आपको दे दे कि 22/7 तो कैसी संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। सिर्फ पाई अकेला पूछ ले तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, देखिए घुमाने को कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यदि, है ना, अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे दोस्तों, देखिए यदि कैसा पूछेंगे, यदि, है ना, पाई बराबर 22/7 है तो, है ना, यदि पाई बराबर 22/7 है तो पाई परिमेय संख्या होगी कि नहीं, है ना, पाई परिमेय संख्या होगी कि नहीं। देखिए अब बात उसने कर दी, हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इसका मान 22/7 दे दिया है ना, तो हम यहां पर, है ना, क्या बोल सकते हैं, इसके क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों जब पाई की बात बिल्कुल ना करें, है ना, 22/7 की बात बिल्कुल ना करें, तब हमें बताना है कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, देखिए जो रूट में होती हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती, करनी से बाहर नहीं निकलती, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए एक चीज और, हमें यहां तक कम नहीं रहना कंफ्यूज। देखिए इसका मान भी नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता। हम बात करने वाले हैं, यदि मान लो आपसे कह दे करनी 4, अब करनी 4 कह दिया तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको मैं बोल दूंगा ये परिमेय संख्या है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे है परिमेय संख्या, तो देखिए जब हम 4 को तोड़ते हैं, 4 को तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4 होता है। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा और करनी यहां से गायब हो जाएगी, मतलब ये कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अब हम यदि बात करें करनी 9, तो ये भी एक परिमेय संख्या, तो आप लोग याद कर ले। इसलिए आप लोगों को वर्ग याद करना है, कहां तक याद करना है, वर्ग कम से कम आप लोगों को कहां तक याद करना है, कम से कम 20 तक वर्ग याद करना है। यदि आप लोगों ने नहीं किए तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे 1 के वर्ग की बात करूं तो 1 ही होता है, 2 के वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 के वर्ग की बात करूं तो 9 होता है, 4 के वर्ग की बात करूं तो कितना होता है, 16 होता है, 5 के वर्ग की बात करूं तो 25 होता है, और 6 के वर्ग की बात करूं तो 36 होता है, 7 के वर्ग की बात करूं तो 49 होता है, 8 के वर्ग की बात करूं तो 64 होता है, और 9 के वर्ग की बात करूं तो 81 होता है। जबकि 10 के वर्ग की बात करूं तो ये कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ऐसे आप लोग आगे भी कर सकते हैं, 11 का होता है 121, 12 का होता है कितना, 144 होता है ना। वहीं हम बात करें 13 का वर्ग 169 होता है, 14 की बात करेंगे तो कितना होता है, 256 होता है, 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है ना। 14 का वर्ग कितना होता है, 14 के वर्ग की बात करें तो 196, है ना, और 15 की वर्ग की बात करें तो 225 होता है, 13 का कितना होता है 169, है ना। आप लोग ध्यान, और 16 की बात करें तो ये होता है 256, 17 के वर्ग की बात करें तो 289, और 18 के वर्ग की बात करें तो 324 होता है, और 19 के वर्ग की बात करें
तो इस तरीके से आप लोग इनका 2-2 बार गुणा करके आप लोग निकाल सकते हो। तो 20 तक आप लोगों को वर्ग याद होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन यदि चाहे वो इस पे करनी लगा दे, इस पे करनी लगा दे, इस पे करनी लगा दे, इन पे करनी लगा दे और पूछ ले ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो दोस्तों ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये परिमेय संख्या है, जिसके वर्ग मूल रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं वर्ग करनी से, तो वो परिमेय संख्या होती है। और बाकी जो बाहर नहीं निकल पाती वो अपरिमेय संख्या होती है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि यदि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा तो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, है ना। इसलिए मैं बेसिक आप लोगों को बता दे रहा हूं। और इतना क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि आप एग्जाम देने जाओगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। वहां पर देखिए सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। अब यहाँ पर परिमेय संख्या है ना। अब देखिए पूर्ण यदि हम बात करें तो देखिए वास्तविक संख्या, एक चीज और छूट गई है, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या रहती है वे सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है ना। वास्तविक संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। जबकि अवास्तविक की बात करें तो अवास्तविक संख्या के साथ 3i, है ना, इस तरीके की संख्या रहती है ना। 3 + 4i, 4 + 4i, इस तरीके से, जिसमें i रहती है, जिसको बोला जाता है आयोटा वो अवास्तविक संख्या रहती है। तो अवास्तविक संख्या के बारे में इतना नहीं पूछते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पूछते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्या का निर्माण करते हैं? वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं, है ना। वास्तविक संख्या जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या हमने लिख दिया 1/2, है ना, 1/3 या फिर 2/4, है ना। और डेढ़ यदि हम अवास्तविक संख्या की बात करें तो अवास्तविक संख्या क्या हो जाती है? जो ऋणात्मक संख्या हो जाती है या फिर ऐसी संख्या हो जाती है जिनमें आयोटा रहता है, ठीक है ना। तो वो सारी संख्या अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे हैं तो अपरिमेय संख्या जैसे करनी 3/2 दिया या करनी 5 दे दिया, यदि इन सब संख्याओं को भी ले ले तो ये वाली सारी संख्या कैसी कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा संख्या। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर आ गया समय और मुद्रा। देखिए समय और मुद्रा, एक चीज और छूट रही है इसमें, वो है हमारा संख्या पैटर्न। क्या है संख्या पैटर्न? देखिए ये टाइप किया है ना, कुछ चीजें छूट रही है। तो देखिए संख्या पैटर्न क्या होता है। यदि मैं संख्या पैटर्न की बात करूं तो संख्या पैटर्न क्या होता है? देखिए संख्या पैटर्न का सीधा सिद्धांत रहता है कि एक निश्चित संख्या दी रहेगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसे हम श्रृंखला बोलते हैं। जैसे मान लो 1 लिखा है, 1 के बाद उन्होंने लिख दिया 3, कितने का अंतर है इसमें? 2 का। फिर उसके बाद लिख दिया 5, फिर उसके बाद लिख दिया 7, उसके बाद लिख दिया 9। तो देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ भी कितने का? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। और यहाँ भी कितने का है? 2 का। और अगला पूछ लेंगे डेढ़, तो क्या आएगा? 2 के अंतर से 11 आएगा। यही संख्या पैटर्न है ना। आप लोग और अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो। देखिए संख्या पैटर्न में क्या क्या हो सकता है। देखिए एक तो योग आ सकता है, योग दे सकते हैं किसी भी संख्या का, गुणा दे सकते हैं और भाग दे सकते हैं। अब ये 3 चीजें आपके उसमें आ सकती हैं संख्या पैटर्न में। जोड़ और गुणा, भाग या घटाना भी आ सकता है इसमें, है ना। घटाना भी आ सकता है संख्या पैटर्न में। तो कैसे? जैसे मान लीजिए मैं योग की बात करूं, गुणा की और घटाना की बात करें तो एक पैटर्न दे दिया उन्होंने योग का। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि 2 दे दिया, है ना। 2 में हमने 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया। और डेढ़ ऐसे पूछ लेंगे कि अगली संख्या कौन सी है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना। गुणा में पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया उन्होंने 2 दे दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे दे दिया 4, है ना। यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे दिया, है ना, 8, है ना। तो ये भी एक पैटर्न है। देखिए गुणा का पैटर्न है। एक में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 आ गया, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ गया, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 आ गया, है ना। और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया। ये भी एक गुणा वाला पैटर्न है ना। अब ये ऐसे भी कर सकते हैं कि गुणा करके एक प्लस भी कर सकते हैं। प्लस कैसे करेंगे? देखिए 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 कर दिया तो ये 3 आ गया, है ना। 4 + 1 कितना हो गया? 5,
छह प्लस एक कितना हो गया 7, 8 प्लस एक यहाँ पर कितना हो गया 9। ऐसे भी पैटर्न दे सकते हैं। तो गुणा में आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आप लोगों को वहां पे दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना है। भाग में क्या हो सकता है कि देखिए एक पैटर्न खड़ा कर देंगे वो, जैसे मान लीजिए हमने 8 के पैटर्न में, है ना, 8 का पैटर्न शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो 64, है ना, 56, है ना, और 48, 40। इस तरीके से अगला पैटर्न आप लोगों से पूछ लेगा। तो देखिए 4 के घटते क्रम में है ना, या फिर यहां से भाग लगा के भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न भी पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ये उल्टा पैटर्न हो गया। यहाँ पर 2 का इसमें भाग लगा के भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को भाग लगा के भी घटाने में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि यहाँ पे दे दिया कि 2, है ना, और यहां पर दे दिया 2 0, है ना, यहां पर -2, -4, -6। तो डेड डेस अगला क्या आएगा, तो ये घटाने की बात कर रहा है। तो अब यदि मान लीजिए -6 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। तो ये पैटर्न है। पैटर्न एक निश्चित नहीं है ना। पैटर्न में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला वो आ गया, देखिए अगले उस पे आ गए हम समय और मुद्रा पर। समय, माप और मुद्रा, देखिए ये भी आप लोगों के टॉपिक में है, तो इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। समय में प्रमुख इकाई याद रखना। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये आप लोगों को क्लियर कर लेना है। ये वास्तविक संख्या यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 मिनट में कितना होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जबकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कितने, 7 दिन होते हैं। और एक वर्ष में 12 महीने या 365, और यदि लीप वर्ष है तो 366 वर्ष दिन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। यहां पर मैंने क्वेश्चन भी दिया है कि 3 घंटे, देखिए क्वेश्चन दे सकता है कि 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। तो आप लोग कैसे निकालोगे, देखिए कैसे निकालोगे कि 3 घंटे 45 मिनट में, 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। देखिए 3 घंटा है, 3 घंटे को हमें किसमें, पहले मिनट में बदलेंगे, तो 60 का गुणा कर दिया, ये मिनट में बदल गया। अब हमें सेकंड में बदलना है, तो फिर 60 का गुणा कर देंगे, तो ये सेकंड हो गया। प्लस 45 मिनट है, 45 मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, तो ये सेकंड में बदल दिया। अब हम इनका यदि गुणा करते हैं तो 3 गुणित 6 6 36, 2 0 का, ये 2 0 हो जाएगा। इसका 0 का 0, 5 का 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, है ना, 6 चौके 24, 24 और 3 27, ये होगा 2700, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 0 है यहाँ पर, 3 6 18, हासिल लगी 1, है ना, 3 3 का 9 और 1 10 प्लस 2700। यदि इन सबको जोड़ देते हो, है ना, इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के सेकंड निकल आएंगे कि इतने सेकंड हो गए। अब ये मिनट में पूछ सकता है। देखिए यहां पर मिनट में पूछा है कि 3 घंटे 45 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं, तो ये हम लोगों को यहां से जोड़ के करना है। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये फार्मूला याद रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं। यदि हम सेकंड की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाते हैं। 36 सेकंड कैसे, 60 गुणित 60, है ना। और वही बात करें हम देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। यदि हमसे पूछ ले वो कि देखिए, यदि हमसे पूछ ले कि 24 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो 24 गुणित ये 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इनका गुणा करके आप लोग बड़े इजी तरीके से आंसर दे सकते हो। अब उल्टा पूछ सकते हैं कि वो इनको सबको जोड़ के पूछ लेगा कि इतने सेकंड में कुल कितने घंटे होंगे। तो कितने घंटे होंगे, यदि मान लीजिए सेकंड दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए हमें दिया ये दे दिया 3,60,000 दे दिया। अब हमसे पूछ रहा कि कितने घंटे होंगे, तो देखिए अब ये किस में है, सेकंड में है। किस में है दोस्तों, सेकंड में है। अब सेकंड में है तो सबसे पहले हमें मिनट में बदलने के लिए किसका, 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ये किस में बदलेगा, मिनट में। और घंटे में बदलने के लिए हमें 60 का भाग और देना पड़ेगा, है ना। 2 0 से 2 0 आप लोग यहाँ पर कैंसिल करते हो, 6 6 36, 6 से 6 काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 घंटे, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ये मिनट और कॉन्सेप्ट वाला आपको क्वेश्चन समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना।
अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला। अब देखिए ये प्रकार पूछा है कि 2 घंटे 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये आपको मैंने पूरा सॉल्व करके कर दिया। अब लोग ये सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है माप या मेंसुरेशन मेजरमेंट, ठीक है ना। लंबाई की इकाई, देखिए लंबाई की इकाई लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए मापन में, माप में क्या, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये इकाइयां ध्यान रखना है। अब देखिए यदि हम रूपांतरण करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर, वही का वही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। यदि हमें मान लीजिए यहां पर दिया, देखिए अब हमें दिया है कि 2 इसमें यदि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो देखिए इसमें दिया है कि 2.5 मीटर, है ना, को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे। हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना, 250 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए इनकी इकाई आप लोगों को याद करना है, ये इकाई याद होना चाहिए कि देखिए 1 किलोमीटर बराबर, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये आप लोगों को, ये तो आपको दिमाग में रटी होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। अब ऐसा ही रहेगा द्रव्यमान का, द्रव्यमान और भार को, है ना। द्रव्यमान और भार को हम किस में नापेंगे, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है। देखिए वही का वही है, 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। जबकि हम एक बात करें कि 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम बराबर की बात करें तो मिलीग्राम कितना होता है, देखिए 1 ग्राम बराबर 100 मिलीग्राम, ठीक है ना। क्या होता है, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें ग्राम और मिलीग्राम में नापा जाता है। तो ये आप लोगों को 2 इकाई आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, है ना। 1 ग्राम बराबर 100 मिलीग्राम। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा 2.75 किलोग्राम को यदि हमें किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है ना। किसमें, ग्राम में बदलना है, तो किसका 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2750 ग्राम आ जाएगा। और मिलीग्राम में बदलना है तो हमें 1000 से और गुणा करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको को इकाई बिल्कुल रटनी पड़ेगी। द्रव्य माप, है ना। यदि द्रव्य को देखिए, यदि हम द्रव्य को नापते हैं, देखिए द्रव्य को नापते हैं तो वो लीटर में नापते हैं ना, किसमें, लीटर में नापते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना। 1000 मिलीलीटर के बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी इकाई रहती है, तो ये आप लोग कर सकते हो, है ना। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब हमें किसी को गुणा करना है, जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया 2.50 लीटर को मिलीलीटर में बदल लिए, तो किसका गुणा कर देंगे हम, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा कर देंगे तो 1000 का जब आप लोग गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2500 मिलीलीटर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सरल है चीजें। ये इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इनकी इकाई याद करनी पड़ेगी। बगैर इकाई याद किए आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यहां से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगी। और उसके बाद आता है हमारा मुद्रा। अब मुद्रा की बात, मुद्रा मतलब पैसा, पैसे की बात आती है। जब मनी की बात आता है, भारतीय मुद्रा की इकाई, देखिए भारतीय मुद्रा की इकाई क्या रहती है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 5 रुपया बराबर 500 पैसे, जबकि 1.5 रुपया बराबर 150 पैसे। तो ये आप लोग याद रख लें कि देखिए 1 रुपये बराबर कितना होता है, 1 रुपये की बात करें, 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। कितना होता है, 100 पैसे होता है। जबकि हम बात करें, यदि हमें 10 रुपये का 5 रुपये में निकालना है, कितने पैसे होते हैं, 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 500 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रख लेना।
देखिए अब इससे जुड़े नगद लेन देन, खरीद बिक्री, छुट्टे पैसे से जुड़े सवाल आ सकते हैं इसमें, है ना, कि 5 और 10 के सिक्के आ सकते हैं, तो ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे ये दिया है, एक किताब में 48 रुपए की है, छात्र के पास 50 रुपए हैं, तो कितना बचा। तो ये बिल्कुल इजी इजी जैसे क्वेश्चन आएंगे तो ये 2 रुपए बचे, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि बदलने वाले आ जाए तो आप भी वहां कर सकते हैं। अब देखिए व्यवहारिक उदाहरण ये दिए हैं, तो इनको आप लोग सॉल्व कर लो। इनके सॉल्व करके भी 3 घंटे 20 मिनट में सेकंड को बदलना है, ये आप लोग कर लोगे। 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी कर लोगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो इसको आप गुणा कर दोगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बात 2500 रुपए में 5, देखिए 2500 रुपए में से 5 पेन खरीदे, एक पेन का मूल्य, है ना, देखिए 2500 रुपए में 5 पेन खरीदे, तो एक पेन का मूल्य बताना है, तो 5 का भाग दे देना इसमें, है ना, 500 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर लोगे, है ना। इसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे, बाकायदा आप लोगों को बाकी कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अब रूपांतरण के सूत्र, है ना। अब रूपांतरण ये सूत्र है, तो ये आप लोगों के लिए है। एक समय, 1 आवर बराबर 60 मिनट, और सेकंड में बदलना है तो 3600 सेकंड। ऐसा ही इसमें ये सारी चीजें आप लोगों को दिया है। अब संख्या प्रणाली, संख्याकन प्रणाली। अब देखिए संख्या प्रणाली, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है आप लोगों से। संख्या प्रणाली की बात की है तो संख्यान प्रणाली या नंबर सिस्टम टाइप। देखिए अब हमारे पास कौन सी संख्या प्रणाली चले, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, है ना। आज की आम पद्धति 0 से 9 अंक। देखिए यदि कोई पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी संख्या प्रणाली चल रही है, तो हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली चल रही है, जिसमें हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में 0 से 9 अंकों की बात होती है। 0 से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 अंकों से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो यही है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, है ना। इससे ही अब हम आगे बढ़ना है, तो 9 में 1 मिला, 9 0 मिला, 1 0 मिलाया 10 हो जाएगा, 1 1 मिलाया 11 हो जाएगा। ऐसे करके ये संख्या बढ़ जाती है, मतलब 1 से 9 तक के अंक हैं, तो वो हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली है ना। इसमें हम बात करते हैं, पहले प्राकृतिक संख्या आई थी। प्राकृतिक संख्या कहां से, 1 से लेके 9 तक, है ना दोस्तों। लेकिन इसमें 0 मिसिंग थी, है ना। 1 से लेकर अनंत तक जा रहे थे, लेकिन हमें आगे 0 के मान चाहिए, तो वो नहीं निकल पा रहे थे। फिर पूर्ण संख्या आई, तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू हो गई और अनंत तक गई, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। जबकि हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में 0 से 9 तक की बात कही है, मतलब पूर्ण संख्या को हम हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन सी संख्या प्रणाली भारत में चल रही है, तो हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली चल रही है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसको 3-3 अंकों का समूह होता है। कितने कितने अंकों का समूह होता है, 3-3 अंकों का समूह। जैसे मान लीजिए उन्होंने लिख दिया, ये लिख दिया, है ना, तो ये 3-3 अंकों का हम अपनी भाषा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ेंगे, है ना। वो इसको पढ़ेंगे 100,000, है ना। इस तरीके से ये 3 के उस पर लगाते हैं। अब उसके अपने यहाँ देखिए हजार चलते हैं, उनके यहाँ चलता है क्या, मिलियन चलता है। क्या चलता है, मिलियन। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, मिलियन। अब देखिए मिलियन, यदि हम मिलियन की बात करें तो मिलियन, देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। किसके बराबर होता है, 10 लाख के, है ना। 1 मिलियन बराबर कितना, 10 लाख। जबकि बात करेंगे हम 10 मिलियन का मतलब होता है 100 लाख, है ना। कितना, 100 लाख, है ना। मतलब 1 करोड़ के बराबर 10 मिलियन उनका होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग को ध्यान रख लें, ये चीज लिख लें कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन का मान कितने भारतीय रुपयों के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 15 मिलियन, है ना, ऐसे पूछ लेगा वो कि 15 मिलियन, है ना, 15 मिलियन का मूल्य भारतीय रुपये प्रणाली या भारतीय मुद्रा के बराबर होगा। 15 मिलियन, तो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 मिलियन का मतलब कितना है हमारे पास, 10 लाख। कितना है, 10 लाख है ना। वही हम बात करें, है ना, या फिर 10 लाख आप लिख सकते हो, अंकों में लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना है तो, है ना। 1 गुणित ये आपका हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है ना। अब 1 मिलियन की बात कर रहा है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। जबकि 15 मिलियन की बात करेंगे तो 15 का गुणा 10 लाख से कर दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। आपकी कितनी जीरो है, 3 6, है ना,
एक जीरो। इस तरीके से अब आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1,50,00,000। इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। कल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो 1,50,00,000 के बराबर हो जाएगा। मतलब 15 मिलियन का मतलब है 1,50,00,000 के बराबर होता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 1 मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन का मान होता है किसके, 10,00,000 के बराबर है। तो ये आप लोग को ध्यान रख ले। इससे बाकी अब सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे तो बड़े इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद आता है भारतीय पद्धति। अब देखिए भारतीय जो संख्या भारतीय पद्धति है, हम उसकी बात करते हैं। उसमें 3+3+2 का समूह तैयार किया जाता है, क्या ना। पहले 3, फिर उसके बाद 2-2 का समूह तैयार किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि देखिए जो भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति, जैसे 1,00,000 को लिखना है तो 1,00,000 हमने लिख दिया। तो 1,00,000 में देखिए जो पहला रहेगा 3 का समूह रहेगा, तो हमने 3 में लगा दिया, फिर उसके बाद हम 2 में लगाएंगे, है ना। उसके बाद जो बचेगा तो वो संख्या बच जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देख ये क्या हो गया, 1,00,000। यदि हमें इससे ज्यादा लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने 0 लिख दिया, इस तरीके से ये 0 लिख दिया, ठीक है ना, इतनी 0 लिख दी, है ना, यहाँ पर एक 0। तो सबसे पहले हमें किस पर लगाना पड़ेगा, 3 पर लगाना पड़ेगा, ये 3, फिर 2-2 के साथ हम बढ़ते जाएंगे आगे। अब देखिए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, इसके बाद ये हजार, है ना, ये हमारा यहाँ पर ये 10,00,000, है ना, 10 करोड़, और ये 1 अरब, 10 करोड़, इतने लाख, इतने हजार, और ये इस तरीके से आप लोग बड़े इजी तरीके से इनको पढ़ सकते हो। तो आप लोग ये पैटर्न याद रखें कि भारतीय प्रणाली में क्या क्या होता है, 3+2+2 होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय में 3+3 होता है ना, 3+3 अंकों का रहता है। तो ये आप लोग ध्यान रख लें, है ना। देखिए अब भी हाल हमने देखा था, अब भी हाल हमने जैसे 10,00,000 देखा था, तो 10,00,000 को हम इस तरीके से लिख रहे थे ना, तो 10,00,000 को वो कहां लगाएंगे कि देखिए 10,00,000 पे एक यहां लगा रहे थे, एक यहां लगा रहे थे, इसको वो क्या पढ़ रहे थे, 1 मिलियन, क्या पढ़ रहे थे, 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 1 मिलियन पढ़ रहे थे इसको। यदि तो वो 3-3 के उस पे चलते हैं, जबकि हम पहला हमारा 3 पे लगाते हैं, फिर 2 पे, फिर 2 पे, ऐसे ये बढ़ती जाती है। तो आप लोग को ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। यहां से हिंदू अरेबिक पद्धति आज की आम पद्धति है, जो 0 से 9 अंकों, मतलब वर्तमान में कौन सी पद्धति का यूज किया जा रहा था, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3, देखिए 3-3 अंकों का समूह होता है, कितने कितने अंकों का समूह होता है, 3-3 अंकों का समूह होता है ना। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम वो मिलियन से आंकते हैं, किसी भी चीज आप लोगों ने न्यूज में आप लोग पढ़ेंगे कि इतने मिलियन का लॉस हो गया या इतने मिलियन का उन्हें क्या हो गया, फायदा हो गया, तो वो किस में नापते हैं दोस्तों, वो मिलियन में नापते हैं, है ना। जबकि हमारे यहाँ 1 मिलियन का मतलब होता है 10,00,000, है ना दोस्तों, उनका 1 मिलियन अपने यहाँ का 10,00,000 के बराबर होता है, ठीक है ना। और भारतीय संख्या जो प्रणाली रहती है, भारतीय समूह प्रणाली, वो 3+2+2 पे काम करेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है स्थानीय मान और स्थायी मान। अब देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ से, एक स्थानीय मान है और दूसरा स्थायी मान है ना। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए स्थायी मान और स्थानीय मान में हम देखते हैं कि देखिए स्थानीय मान मतलब रहता है उसकी वैल्यू रहती है, जो स्थानीय मान का रहता है उसकी वैल्यू रहती है किस स्थान पर है। देखिए जैसे मैं बात करूं कि इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 3, 4, 5 या ये लिख दिया। अब हम बात करेंगे कि देखिए हमारी प्रणाली वही कि 3 और उसके बाद 2 इस तरीके से चलेगी, तो हम 3 पे निशान लगा देंगे। अब बात करेंगे इस संख्या में बात करेंगे कि 4 का स्थानीय मान क्या है। तो 4 कौन से स्थान पर है, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। तो 4 गुणित 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 4 का स्थानीय मान कितना है, 400 है ना। बात करें हम 5 की बात करें तो कौन से स्थान पर है, दहाई के, तो 5 लिख कर दहाई कौन सी है, 10 है ना। तो ये 10 से गुणा कर दिया तो ये 50 हो गया, है ना। देखिए यदि बात सैकड़े की होगी तो 100 का गुणा होगा, दहाई की बात होगी तो 10 का गुणा होगा, है ना। और हजार की बात, सैकड़े के बाद हजार की बात होगी तो 1000 से गुणा करके ही स्थानीय मान निकलता है।
जैसे हम बात करें कि 3 का स्थानीय मान, यदि हम 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 लिख के कितने कौन से स्थान पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दो तो कितना हो गया, 3000 हो गया 3 का स्थानीय मान। 4 की बात करें तो 4 कितने कौन से स्थान पर है ना, 4 का स्थान है 10,000, है ना। तो 2 लिख के हम कितने का गुणा कर देंगे, 4 1 लिख के 4 जीरो का गुणा कर देंगे, है ना, 4 जीरो का, तो ये हो गया, इसका मान हो गया 20,000। तो इस तरीके से आप लोग बड़े इजी तरीके से स्थानीय मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद स्थाई मान, देखिए स्थानीय मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जबकि स्थाई मान की हम बात करें, देखिए स्थानीय मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान होता है उस अंक कौन सी जगह पर है ना, वो उसका स्थान। जबकि स्थाई मान जो रहता है, स्थाई मतलब फेस वैल्यू, संख्या खुद की वैल्यू रहती है, खुद की। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दूं मैं ना, यही लिखा है, तो देखिए यहां पर लिखा है, उदाहरण के लिए दिया है 452 में 5 का मान, 5 का स्थाई मान की बात करें तो 5 का स्थाई मान 5 ही रहेगा, 5 का स्थाई मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। जबकि 5 का स्थानीय मान की बात करूं, स्थानीय मान की बात करूं तो 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 5 गुणित, देखिए कौन से दहाई के अंक पर है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे 50 रहेगा। देखिए 5 का स्थानीय मान कितना है, 50 है, जबकि स्थाई मान 5 है ना। एक होती है ये प्लेस वैल्यू, इंग्लिश से भी याद करते हैं कि कौन से प्लेस पर है, कौन से स्थान पर है, और एक होती है फेस वैल्यू, फेस मतलब खुद की वैल्यू, जैसे अपनी वैल्यू की बात करें तो अपनी वैल्यू क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, देखिए क्वेश्चन जरूर देख लें, है ना। यहां पर पूछ लेगा कि 452 में, है ना, 5 का स्थानीय मान एवं 5 के स्थाई मान का योग होगा, है ना। क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, है ना। 425 में 5 के स्थानीय मान एवं 5 के स्थाई मान का योग होगा, है ना, योग होगा। तो अब देखिए याद रखना हमें, देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे बात करूं तो देखिए 5 का स्थानीय मान 400, ये लिखा है कितना, 452 है ना, 452 कर लेना इसको, है ना। 452 में 5 का स्थानीय मान कितना है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं, देखिए 452 में 5 के, ठीक है ना। अब देखिए 5 का यदि हम बात करें, यहां पर 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 का स्थानीय मान है 50, जबकि 5 का स्थाई मान, कौन सा मान, स्थाई मान कितना है दोस्तों, स्थाई मान है 5। अब इनका योग करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 55। इस तरीके से आप अब देखिए यहां से योग में से पूछ लेगा वो, है ना, इसका अंतर पूछ लेगा, है ना, इसका गुणा पूछ लेगा, है ना, इसका भाग पूछ लेगा। तो ये दिमाग आप लोगों को वहां चलाना है कि 5 का स्थाई मान और स्थानीय मान क्या रहता है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू कौन से स्थान पर है ना, दहाई के स्थान पर है या सैकड़े के पे या 1000 के पे या 10,000 के 50,000 के पे, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि स्थाई मान क्या होता है, उसकी स्वयं की वैल्यू, यदि 5 लिखा है तो 5 का स्थाई मान 5 ही होगा, 10 है तो 10 का स्थानीय मान 10 ही रहेगा, 9 है तो 9 का स्थाई मान 9 ही रहेगा। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आते हैं हम रोमन संख्याएं। अब देखिए रोमन संख्याओं से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। रोमन संख्याएं, है ना, रोमन संख्याओं में हमें ये निशान याद रखना है, ये होता है जो आई रहता है दोस्तों, यहां पर देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये आई रहता है वो 1 को इंडिकेट करता है, जो भी रहता है वो 5 को इंडिकेट करता है, एक्स जो रहता है 10 को इंडिकेट रखता है, एल जो रहता है वो किसको इंडिकेट करता है, ये 50 को इंडिकेट करता है। और इन्हीं संख्याओं से पूरा जो आपकी संख्या प्रणाली है रोमन की वो कंप्लीट हो जाती है ना। अब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यदि हम रोमन संख्या लिखें तो देखिए यदि वो आप लोगों से पूछ ले x, और यहां पर देखिए x आई, ये इसका मान पूछ ले तो इसका मान क्या है, तो अब देखिए एक चीज याद रख ले, देखिए इस x का मान कितना है, 10 है ना, इस x का मान कितना है, 10 है, और इसका मान कितना है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 10 है और ये क्या है 11, है ना, तो ये 11 और जोड़ दो तो इसका मान कितना है, 21 है। इस तरीके से पूछ लेगा, है ना।
तो ये एक चीज आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना, तो जो आप लोगों को तो ये रोमन आप लोगों को गिनती याद रखनी पड़ेगी। चाहो तो मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन लिखवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं 20 तक तो लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए 1, है ना, उसके बाद क्या होती है ये 2, उसके बाद होती है ये 3, उसके बाद होती है ये 4, ये याद रख लेना, है ना, ये 4 होता है ना। उसके बाद 5, उसके बाद क्या होता है ये 6 होता है, उसके बाद ये 7 होता है ना। उसके बाद बात करूं तो ये होता है 8 होता है। उसके बाद बात करें तो देखिए उसके बाद ये एक्स और आई आता है, ये होता है 9, और उसके बाद ये 10 होता है। अब देखिए अब ये की ये संख्या पलट जाती है, ये हो गया 10, 10 और 1 ये क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है ना। 10 और 2 ये 12 हो गया, 10 और 3 ये 13 हो गया, है ना। 10 और 4 और ये 14 हो गया, 10 और 5 ये 15 हो गया, है ना। ये 10 और 6 ये कितना हो गया 16 हो गया, 10 और ये 7 कितना हो गया 17 हो गया, 10 और 8 ये कितना हो गया 18 हो गया, है ना। अब 10 और 9 19 आएगा, है ना, तो ये हो गया एक्स आई, और एक्स आई ये कितना हो गया 19 हो गया। और यहां पर 20 की बात करेंगे तो 20 में क्या हो जाएगा डबल एक्स आ जाएगा, है ना। ऐसे हम 21 की बात करेंगे तो 21 में क्या आ जाएगा डबल एक्स, एक आ गया, है ना, ये 21 हो गया, है ना, जो अभी हाल हमने किया था, है ना। उसके बाद डबल एक्स प्लस 2 ये 22 हो गया। तो इस तरीके से ये संख्या पद्धति चलती है, तो आप लोग इस तरीके से याद रख लें, है ना, और इस तरीके से आप लोग को एक ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर यदि मान लीजिए एक्स के इस तरफ यदि छोटी संख्या आती है तो वो घट के निकलती है, और बड़ी संख्या आती है तो वो जुड़कर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरफ जैसे मान लीजिए छोटी संख्या आई है, देखिए ये छोटी संख्या, आप कैसे करोगे छोटी संख्या, हमें x का मान पता है, देखिए x का मान हमें पता है कि ये 10 है। अब देखिए कहीं पर x के बाद पहले छोटी संख्या आ गई, इसका मतलब है कि ये x में से घटेगी, x कितना है 10, 10 माइनस 1, इसका मान 1 रहता है, तो इसका मतलब है ये 9 है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा ही हमारा किस में रहेगा, देखिए ऐसा ही l में रहेगा, ऐसा ही x में रहेगा, ऐसा ही l में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर किसी ने रख दिया x और ये L है। अब XL का मतलब क्या होता है, देखिए L का मतलब हमें याद रखना है, L का मतलब रहता है 50, 50 में से X घट जाएगा, 50 में से X घटा, X का मतलब कितना है 10 है, तो कितना बचेगा इसका मान 40 बचेगा। क्यों कि देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से लिख लेना, है ना। यहां पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, यदि रोमन संख्या में, है ना, यदि रोमन संख्या में, है ना, पहले छोटी संख्या, है ना, बाईं ओर छोटी संख्या होती है, क्या है बाईं ओर छोटी संख्या होती है तो दाईं ओर वाली संख्या में से घट जाती है। आप लोग लिख लेना, है ना, मैं राइटिंग लिखूंगा तो थोड़ा आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। आप लोग लिख सकते हैं यदि रोमन संख्या में बाईं ओर छोटी संख्या होती है तो वह बड़ी संख्या में से घट के संख्या प्राप्त होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। यदि मान लीजिए हमें देखिए साइज मिलता है, देखिए हम एल का तो पता ही है, देखिए एक का भी पता है, इसका मतलब 1 होता है, हमें भी का पता है, भी का मतलब 5 होता है, x का मतलब कितना होता है दोस्तों 10 होता है, सॉरी x का मतलब 10 होता है, जबकि l का मतलब 50 रहता है। अब हमसे पूछ ले कि हमें 70 लिखिए, देखिए 70 कैसे लिखोगे, यदि पूछने का 70 का मान होगा रोमन संख्या में, तो अब देखिए ये 70 हमें कैसे निकालना है, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, सॉरी ये क्या, यहाँ पर इसको मैं कहाँ है ना, इसको खत्म करेंगे। देखिए यहां पर यदि हम बात करें 70 की बात कर रहा है, तो देखिए 70 हमें सबसे पहले याद रखना है 50, तो L क्या हो गया हमारा 50 हो गया, क्या हो गया L हमारा हो गया 50 हो गया, ठीक है ना, L 50 हो गया। अब हमें 70 तक जाना है, तो 50 हो गया, तो देखिए इस तरीके से ये हो गया 60, ये हो गया 70, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हमारा 70 हो गया, है ना। ऐसे ही करके हम सारी रोमन संख्याओं को क्लियर कर लेंगे। यदि मान लीजिए आपसे पूछ लिया एक्सएल का मान क्या है, तो एक्सएल का मान कितना है दोस्तों 40 है, क्योंकि एल बड़ा है मतलब 50 है, 50 में से एल घटेगा 40 बच गया, है ना। सिर्फ एल की बात कर लें तो एल का मान कितना है
50 है। यदि LX की बात कर लें तो LX का मान कितना है 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया, है ना। और यदि कोई कहे LXI की बात करें तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये 50 10 60 और एक 61 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 61 हो गया, है ना दोस्तों। ऐसे यदि हम करें कि 72 कैसे लिखाएगा, 72 कैसे लिखाएगा दोस्तों, देखिए 72 के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें LXX, है ना, उसके बाद ये 2, इस तरीके से इसका मान कितना हो गया, ये L हो गया 50 10 60 और 10 70 और 2 72, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यदि मान लीजिए छोटी संख्या इस तरफ आ जाए, ऐसे आप लोगों से कहे कि कोई ये इस तरीके से लिख दे कि ये क्या है, तो देखिए ये कितना है 10 और 10 20 हो गया, और देखिए यहां से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 में से यदि हम 20 घटाते हैं, 50 में से 20 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों को याद रख लेना है, ये ऐसे यह नहीं आएगा, ये गलत है ना। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि ये गलत है ना, इसको, क्योंकि 30x ये ट्रिपल x 30 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये रोमन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं ठीक है। अब रोमन संख्या हमारी खत्म हो गई है। देखिए वीडियो काफी लंबा बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 100 के लिए सी का उपयोग किया जाता है। सी से आप लोग रख ले, देखिए सी का मतलब होता है सेंचुरी, है ना। देखिए यहाँ पर पूरी चीजें देखिए हम ऐसे कर लें कि देखिए 1 के लिए ये होता है भी, है ना, 5 के लिए भी होता है, 10 के लिए x होता है ना। जबकि 50 के लिए, 50 की बात करें तो 50 के लिए क्या होता है, 50 के लिए आपका क्या L होता है, 50 के लिए क्या होता है L होता है ना। 100 के लिए क्या होता है C होता है ना। और 500 के लिए होता है D होता है, और 1000 के लिए M होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ये संख्या आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। XM का मतलब बता दो भैया, XM का मतलब क्या है, एक M का मतलब कितना है, M का मतलब है 1000 में से 10 घटा दो, 1000 में से 10 घटाया तो कितना आ गया 990, इसका मतलब क्या है 990 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। dx का मतलब xd का मतलब पूछ सकता है, या dx का मतलब पूछ सकता है। d का मतलब कितना है 500 है, और x का मतलब है 10, तो कितना हो जाएगा 510, ये dx का मतलब है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि मैं आप लोगों को करवाने को बैठ जाऊंगा तो ये समझिए कि 1 से 1.5 घंटे का पता नहीं चलेगा, आपका रोमन में ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद ही मुझे लगेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इसके बाद आती है सम विषम संख्याएं, ठीक है ना। अब सम विषम संख्याएं कौन सी होती है, देखिए वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, वे संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज याद रख लेना कि सम संख्या 2 से ही शुरू होती हैं, 2 4 6 8 10, है ना। अब आप कहो जीरो सम है या विषम है, तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते जीरो सम या सम, इतना बता सकते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या है ना दोस्तों। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। यदि बात करें कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या, देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 रहेगी, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित तो होती है लेकिन पूरी नहीं कटती, जैसे 1 3 5 7 9, है ना। ये विषम संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम 2 का भाग 3 में दें, तो 2 1 कम 2 हो गया, बचा 1, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। देखिए पॉइंट नहीं आना चाहिए कटने के बाद, क्या नहीं आना चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरी संख्या कटनी चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य अभाज्य संख्या, देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सम विषम में कंफ्यूज हो सकते हैं, भाज्य अभाज्य में भी कंफ्यूज। देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं वो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो जाती है, मतलब कट जाती हैं। यदि क्वेश्चन करें तो ये देखिए 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 23
23 के बाद है ना 29, 29 के बाद करें बात 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद बात करें 41, 41 की बात करें तो 43 है ना, और उसके बाद 47 है ना। तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं के, देखिए एक स्वयं को छोड़कर, देखिए ये 2 है, 2 स्वयं से तो कट जाएगा लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कटेगा है ना। तो ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है ना। 3 की बात करूं तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है ना। तो ये अभाज्य संख्याओं में कंफ्यूज नहीं होना, ये अभाज्य संख्या है ना दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो एक को छोड़कर किसी दूसरी, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाती है, किसी भी संख्या से उसमें भाग चला जाता है, तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें, जैसे बात करें 4, 4 में देखिए 4 से तो कटेगी लेकिन 2 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। 6 की बात करें तो 6 देखिए 6 किससे कट जाएगी, 6 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा है ना। वही बात करें हम 7 की बात करें तो 7 नहीं कटेगा। उसके बाद आते हैं हम 9 पर। अब देखिए, अब यहां कंफ्यूजन मत कर लेना, क्योंकि देखिए ये 1 से भी कटेगा, 9 1 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है। तो हमारा देखिए परिभाषा पढ़ लेना अच्छे से, एक और स्वयं के अलावा, एक मतलब रहता एक से तो सभी संख्या कट जाती हैं और स्वयं से भी सभी संख्या कट जाती हैं। उसके अलावा यदि मान लीजिए कोई किसी दूसरी संख्या से कट जाती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कट गई। यदि हम 2 की बात, देखिए 4 की बात करें तो देखिए 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 1 और 4 को छोड़कर वो 2 से कट रहा है तो मतलब अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि भाज्य अभाज्य, जबकि अभाज्य संख्या जो रहती है वो किसी से भी कटती नहीं है। और एक चीज और लिख लो कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। यहां से मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों है ना। तो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, देखिए 1 से लेकर 100 तक की मैं लिखवाऊं तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से। क्योंकि देखिए 1 नहीं है, बार बार कह रहा हूं, 1 प्राकृतिक संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है ना, 2 सम संख्या है ना। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यदि हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। यदि बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। कंफ्यूज नहीं होना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए अभाज्य संख्या से क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या लिख दूं। देखिए 2 होती है, सबसे देखिए 2 के बाद आता है 3 5 7 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17 है ना, 17 के बाद आता है 17 के बाद 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 29 है ना, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है 37, 37 के बाद आता है 41, 41 के बाद आता है 47, नहीं 41 के बाद आता है 43, सॉरी 41 के बाद आता है, 41 के बाद आता है कौन सा आता है, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद आता है 47, 47 के बाद आता है 53 है ना, 53 है ना, 53 के बाद आता है 59 है ना, 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है 61 के बाद 63, 64, 65, 66, 67, 67 आता है, 67 के बाद आता है 71, 71 के बाद आता है 73, 73, 73 के बाद आता है 79 है ना, 79, 79 के बाद आता है 81, कट जाता है 82 भी कट जाता है 83, 83 को हम काट के देखे दे रहे हैं, हाँ उसके बाद आता है 83, 83 के बाद आता है 87, 19 दूनी 19, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, नहीं 87 नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये कट जाएगा, ठीक है ना। 87, 87 के बाद आता है 91 है ना दोस्तों, क्या रहेगा उसके बाद 83, 83 के बाद
इक्यानवे, इक्यानवे के बाद रहेगा 94, 95, 96, 97, उसके बाद रहेगा 97, है ना, लास्ट ये है, ठीक है ना। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर कुछ ना कुछ देखिए 2 3 5 7 11 9 23 29 31 37 41 43 47 53 19 19 57 53, है ना। उसके बाद 61 67 71 73 83 91 13 7 91, 13 नहीं रहेगा, 13 भी हटेगा यहाँ से, है ना। 13 7 91 होता है ना। और आप लोग ऐसे देख ले कि मतलब जो किसी से नहीं कटते हो, ठीक है ना। तो अब अपनी संख्या कितनी है, 1 2, ओहो सॉरी, है ना, 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आप लोगों का 10 10 11, यहां से कट गया, क्या कटा, 23, 23 के बाद कटा 29, 29 के बाद 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना। यहाँ भी अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पर देखना कुछ ना कुछ, यदि यहाँ पर जो संख्या किसी से नहीं कटती तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब वो अभाज्य संख्या में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है ना, और 10 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये चीजें आप लोग ये लिख के आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि मैं करूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन और चाहो तो आप लोग लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, याद रख लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। तो ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर ले। अब विभाज्यता का नियम हम देखेंगे। विभाज्यता का नियम देखिए, विभाज्यता का नियम क्या है कि देखिए 2 की विभाज्यता की बात करें कि अंतिम अंक सम होना चाहिए। अंतिम देखिए 2 से विभाजित कब होगी संख्या, कि आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि मान लीजिए किसी संख्या के आखिरी का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वह 2 से पूरा कट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं संख्या लिख के बताऊं, ये देखिए ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या। अब देखिए, अब यदि आप लोगों से पूछे कि कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त रहेगी, तो देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान से देख लेना। देखिए यहां पर आखिरी का अंक कितना है, 2 है, मतलब ये 2 से कट जाएगी पूरी पूरी, है ना। आखिरी का अंक कितना है, 8 है, देखिए यहां पर ये 8 है, तो ये भी पूरी पूरी कट जाएगी। इसका आखिरी का अंक कितना है, 3 है ना। देखिए यहां पर 3 दिख रहा, क्या कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। तो ये 2 का नियम है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रख ले। अब बात करते हैं हम 3 की। देखिए 3 अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए जब 3 से कौन सी संख्या कटेगी, कि उनका जो अंक दिए हैं वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसा मान लीजिए मैं यहाँ पर संख्या लिख रहा हूँ, ये संख्या कटेगी कि नहीं, तो कैसे करना पड़ेगा हमें, 2 + 1 + 4 इनको जोड़ा, 3 और 1 3 और 4 कितना हो गया, 7। ये वाली संख्या का क्या 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी। यदि मैं बात करूं अगली संख्या का, यदि मैं लिख दूं 366, ये 366 लिखा, ये वाली संख्या हमें पता करना 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इनको योग करेंगे, 3 + 6 + 6, इन तीनों को जोड़ दिया तो 6 6 12 और 3 12 3 कितना हो गया, 15। 15 को हम 3 से 3 5 15, ये कट रहा है, तो ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। तो इस तरीके से इनका योग करके हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये नियम है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही बात करेंगे हम, 4 से विभाजित होती है, 4 से अंक, तो आखिरी के 2 अंक, जो आखिरी के अंतिम अंक, आखिरी के कितने अंक, 2 अंक, यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, है ना। अब लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 42। तो 42 क्या 4 से कटते हैं, तो 4 का भाग दे दो, है ना। 4 एकम 4,
अब यहाँ पर 2 नहीं कट रहा, तो ये वाली संख्या किससे 4 से नहीं कटेगी। यदि मान लीजिए ऐसा लिख दिया मैंने और लास्ट के 2 अंक ये आ गए, और तो लास्ट के 2 अंक ये हैं, ये 4 से कटते हैं ना, 4 पंजे 20, तो ये वाली संख्या कट जाएगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद करते हैं हम 6 की बात करते हैं, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 360 लिखा, अब 360 को हमें पता करना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं, तो ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 का भाग दूंगा, देखिए 2 एकम 2 है ना, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 0, ये कट गया 2 से, है ना। यदि मैं 3 से काट के देखूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, है ना। तो ये 2 से भी कट रहा, 3 से कट रहा, तो मतलब ये वाली संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो ऐसे करके आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 की विभाज्यता का नियम। देखिए यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, किससे, जो अंक हैं उनके सभी अंकों का योग, जो अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसका नियम भी देखिए 3 के नियम जैसा है ना। यदि हमने ये लिख दिया कहीं, यदि इन तीनों के अंकों का योग, जो संख्या दी, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम इसको जोड़ते हैं तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो ये 17, 17 क्या 9 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं हो, 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। यदि मैं लिख दूं इस तरीके से इस तरीके से लिख दूं, है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 और 8 18, ये 18 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये वाली संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद अंतिम अंक 0 हो, ठीक है ना, ये अलग है। उसके बाद 11 की बात करेंगे तो देखिए 11 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या है, देखिए जैसे मान लीजिए, तो उसके एक एक अंक छोड़ के योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 से विभाजन के लिए देखिए 10 की बात करें तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, जबकि 11 की बात करें तो एक एक अंक छोड़कर तो उसका जो अंतर रहता है, जैसे अंतर कैसे बात करेंगे, जैसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, तो इनका इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं या फिर घटाता हूं, है ना, इनका घटाना, है ना, जोड़ या घटाना 11 से विभाजित होना चाहिए। यदि 11 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये विभाज्यता का नियम है और यहां से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी बड़ा है और काफी टाइम लगेगा, है ना। तो दोस्तों इसके इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ पर। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखिए वीडियो काफी बड़ा हो रहा है ना। तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ, है ना, एलसीएम और एचसीएफ अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले, इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों 2 घंटे से अधिक का वीडियो हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को भी दिक्कत होगी देखने में, इसलिए मैं अगला पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट का जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।